प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार बुराड़िया से आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट अर्थशास्त्र के प्रथम पेपर में चल राशियों का वर्गीकरण के बारे के टॉपिक में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मूलभूत धारणाओं में चल और चरों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बाहरी चर, आंतरिक चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इन चल राशियों का वर्गीकरण करेंगे। चल राशियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्र चल राशियाँ व आश्रित चल राशियाँ। दूसरा, प्रत्याशित व वास्तविक चल राशियाँ। तीसरा, बाह्यजात तथा अंतर चल राशियाँ। चौथा, स्टॉक तथा प्रभाव चल राशियाँ। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि चल राशियाँ वह तत्व है जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है और वह तत्व जो विभिन्न मूल्यों को ले जा सकता है। अर्थशास्त्र में निरंतर प्रयोग होने वाली चल राशियाँ आय, बचत, पूंजी, मुद्रा, निवेश आदि हैं। इनमें कुछ चल राशियाँ स्टॉक धारणा तथा कुछ प्रभार धारणा है। स्टॉक तथा प्रवाह के अंतर को समझने के लिए इन दोनों के अर्थ की जानकारी लेना आवश्यक है। स्टॉक के अर्थ। स्टॉक किसी तत्व की वह मात्रा जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जा सकती है। यदि आपके बचत खाते में 15 अगस्त 2003 को 100 रुपये जमा हैं और आपकी दुकान में 1 जनवरी 2004 को 5000 मीटर कपड़ा है, अर्थशास्त्र में इन सब मात्रा को स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध समय की एक निश्चित अवधि में है। पूंजी, बचत, मुद्रा की मात्रा, निवेश आदि आर्थिक तत्व स्टॉक के उदाहरण हैं। प्रवाह के चर। प्रवाह किसी तत्व की वह मात्रा है जो समय की एक निश्चित अवधि में मापी जा सकती है। यदि आपको हर महीने 100 रुपये जेब खर्च मिलता है, आप प्रतिदिन 1 रुपया कैंटीन में खर्च करते हैं, आपको बैंक में जमा की गई रकम पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, इन सभी आर्थिक तत्वों को जिनका संबंध समय की एक निश्चित अवधि में होता है, जैसे प्रति मास, प्रतिदिन या प्रति वर्ष से है, उसे हम प्रवाह कहा जाता है। जैसे आय, व्यय, ब्याज आदि आर्थिक तत्व प्रवाह के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, क्योंकि इसका संबंध समय की एक निश्चित अवधि से है। राष्ट्रीय लेखा पद्धति अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रभाव जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, उपभोग, पूंजी निर्माण आदि से विशेष रूप से संबंधित है। स्टॉक और प्रवाह के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं, जिसमें स्टॉक हमको एक तरफ और प्रवाह अलग है। धन स्टॉक है, आय प्रवाह है, मुद्रा का परिमाण स्टॉक है, मुद्रा का व्यय प्रवाह है, पूंजी स्टॉक है, पूंजी का निर्माण प्रवाह है। एक देश में मुद्रा की पूर्ति मात्रा, देश में मुद्रा पूर्ति के वार्षिक परिवर्तन, बैंक जमा स्टॉक है, पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रवाह है, बचतें सेविंग है और बचत प्रवाह है। इसके अलावा स्टॉक तथा प्रवाह में संबंध व अंतर क्या है, इसको भी हमें देखना है। स्टॉक तथा प्रवाह में मुख्य संबंध व अंतर निम्नलिखित है। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। जैसे 1 जनवरी 2001 को आपकी बचत 1000 रुपये है। प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित अवधि से होता है। जैसे आपको प्रतिदिन 15 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। स्टॉक का समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय काल होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति मास और प्रति वर्ष। तीसरा, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं सेवा का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक देश में प्रति माह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक भी बढ़ जाता है। चौथा, कई आर्थिक तत्वों की स्टॉक संबंधी धारणाएं नहीं होती, जैसे आयात और निर्यात।
आयात और निर्यात की केवल प्रवाह संबंधी धारणाएं होती हैं। 5वां, कई स्टॉक तत्वों की प्रवाह संबंधी धारणाएं भी होती हैं, जैसे समय के निश्चित बिंदु पर पूंजी स्टॉक, परंतु पूंजी के स्टॉक में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि अथवा पूंजी निर्माण प्रवाह है। निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि केवल प्रवाही चर अर्थात परिवर्तनशील होते हैं तथा स्टॉक चर नहीं होते। वास्तव में प्रवाह तथा स्टॉक दोनों ही चर होते हैं, क्योंकि प्रवाह तथा स्टॉक दोनों के मूल्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्टॉक तथा प्रवाह की धारणा में परस्पर निर्भरता। उपरोक्त चित्र द्वारा स्टॉक तथा प्रवाह संबंधी धारणाओं की परस्पर निर्भरता स्पष्ट हो जाती है। इनकी परस्पर निर्भरता को एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यदि वर्ष 2001 में आपकी आय के प्रवाह में 100 रुपये प्रति महीने की दर से वृद्धि होती है, तो आप आय में होने वाली इस वृद्धि का व्यय नहीं करते, तो 31 दिसंबर 2001 को आपकी बचत के स्टॉक में 1200 रुपये की वृद्धि होगी। इस प्रकार स्टॉक में परिवर्तन होने पर प्रवाह में भी परिवर्तन होता है। पूंजी का स्टॉक बढ़ने पर उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय लेखा विधि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न प्रभाव जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, घरेलू उत्पाद, निवेश, बचत, आयात निर्यात आदि से विशेष रूप से संबंधित है। यह इन प्रभावों को मापती है तथा इन्हें सांख्यिकी विवरणों के रूप में प्रस्तुत करती है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक अथवा एक आदर्शात्मक विज्ञान है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध इस प्रकार यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है अथवा ये आदर्शात्मक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में इस संबंध में मतभेद पाया जाता है। रॉबिन्सन, फ्रीडमैन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। इसके विपरीत मार्शल, पिगू, हार्ट्रे आदि के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों का प्रकार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विशेष विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर R.T. बाई के अनुसार वास्तविक विज्ञान किसी घटना के निश्चित वर्णन तक सीमित रहता है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इसके क्या प्रभाव हैं। J.M. केन्स के अनुसार एक वास्तविक विज्ञान क्रमागत ज्ञान का वह भंडार है जो क्या है से संबंधित होता है। J.N. किम्स वास्तविक ज्ञान केवल वास्तविक अर्थात क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन है। इसके अध्ययन से ज्ञात किया जा सकता है क्या होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में किसी प्रकार के सुझाव का कोई स्थान नहीं है। प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री सीनियर तथा आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, लॉर्ड रॉबिन्सन आदि का ये विचार है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का संबंध इस बात का अध्ययन करने से कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, क्या थी और क्या होंगी। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मजदूरी की दर क्या है, ये कैसे तय होती हैं, और ये ज्ञात नहीं होता कि मजदूरी पर क्या होना चाहिए। लॉर्ड रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्रियों का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है। इसका कार्य समर्थन का आलोचना करना नहीं है। वास्तविक विज्ञान के कथनों को सही या गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क हैं वो निम्नलिखित हैं। लॉर्ड रॉबिन्सन के अनुसार यदि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान नहीं रहेगा तो इसके फलस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, अधिक तर्कपूर्ण। वास्तविक विज्ञान का आधार तर्क होता है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का आधार भावनाएं होती है। तर्क पर आधारित होने के कारण वास्तविक विज्ञान अधिक निश्चित होता है, क्योंकि तर्क द्वारा किसी क्रिया के कारणों का परिणाम तक का संबंध प्रकट किया जा सकता है। दूसरा, अधिक कुशलता। प्रत्येक समस्या के वास्तविक तथा आदर्शात्मक पहलू का ज्ञान अलग अलग होता है, इसलिए यदि इनका अध्ययन अलग अलग किया जाए तो हम श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होंगे। श्रम विभाजन में एक कार्य को कई बांटों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को अलग अलग श्रमिक करते हैं। इसके फलस्वरूप वे अपने अपने कार्य में बहुत कुशल को जाते हैं। तीसरा, अधिक सहमति। यदि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं को वास्तविकता का अध्ययन किया जाएगा तो अर्थशास्त्रियों में मतभेद कम होगा तथा उनमें अधिक सहमति पाई जाएगी। इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र की प्रगति तेजी से हो सकेगी।
इसके विपरीत यदि अर्थशास्त्र का वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों रूपों में अध्ययन किया जाएगा तो अर्थशास्त्र में मतभेद बढ़ जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। अधिक निष्पक्षता, यदि अर्थशास्त्री क्या है, क्या होना चाहिए, दोनों धारणाओं को एक साथ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो ये निश्चित नहीं रह सकेगा ताकि वो जो सुझाव देना चाहेगा उसके अनुसार ही तथ्य को प्रकट करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार वह आर्थिक क्रियाओं का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा। अतएव अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी ये तथ्य को ज्ञान हो सकेगा। 5वां, सिद्धांतों का निर्माण। एक सिद्धांत महत्वपूर्ण तथ्यों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। जैसे मांग का सिद्धांत कीमत और मांग के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करता है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अनेक अर्थशास्त्र प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल, हार्ट्रे, वुल्फ आदि ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। आदर्शात्मक विज्ञान का वह विज्ञान जिनका उद्देश्य आदर्शों को निर्धारित करना, यह विज्ञान समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव भी देता है। केन्स के अनुसार आदर्शात्मक विज्ञान एक नियमकारी विज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान का वह रूप है जिनका क्या होना चाहिए के सिद्धांत से संबंध है। यह विज्ञान वास्तविकता के स्थान पर आदर्श से संबंधित है। इसलिए आदर्श विज्ञान का उद्देश्य कार्य को आदर्शों को क्रियान्वित करना है। अब अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक विज्ञान के पक्ष में जो तर्क हैं वो निम्नलिखित हैं। अर्थशास्त्र के एक आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष में जो निम्नलिखित तर्क किए जाते हैं। पहला, ये अधिक व्यवहारिक है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया केवल तर्क पर ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं पर भी आधारित होती है, इसलिए ये अर्थशास्त्र को अधिक व्यवहारिक बनाता है। दूसरा, ये अधिक उपयोगी। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसे मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए संबंध में सुझाव देना चाहिए। अर्थशास्त्र एक अधिक उपयोगी विज्ञान तभी बन सकेगा जब वह केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं करेगा बल्कि हमें ये फल भी प्रदान करेगा। तीसरा, अधिक बचतपूर्ण। यदि अर्थशास्त्री अधिक आर्थिक समस्याओं के तथ्यों का अध्ययन करने के लिए साथ साथ उनके आधार पर आर्थिक नीतियाँ भी अपनाएगा तो उसके कार्य को समय की अधिक बचत होगी। इस संबंध में किया जाने वाला श्रम विधान उसके अनुसार आर्थिक तथ्यों का अध्ययन अर्थशास्त्री करेंगे। चौथा, अधिक यथार्थवादी स्थिति। अर्थशास्त्र में प्रारंभ में ही आर्थिक विकास के संबंध में अध्ययन किया जाता रहा है। आधुनिक में आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र भी मुख्य विषय सामग्री बन चुका है। संक्षेप में प्रोफेसर वेगनर ने ठीक कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है।